जीरो पेजेस गिवन में स्वागत है। सबका स्वागत है। ये उन लोगों के लिए बुक क्लब है जो पन्ने पलटने के बजाय सुनना पसंद करते हैं। यहाँ हम सिर्फ किताब को सरसरी तौर पर नहीं देखते, हम शब्दों, दुनियाओं और हाँ, अध्यायों के बीच छिपी अजीब बातों में सीधे गोता लगाते हैं। तो अगर पढ़ने के लिए बहुत थक गए हैं लेकिन फिर भी ताज़ा विचार, कहानी के मोड़ और गहरी चर्चा चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज की किताब पर प्ले दबाते हैं। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में उतर रहे हैं जो लगभग 90 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके नुस्खे आप देखिए आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं, उसकी भूमिका है और अलग-अलग चैप्टर्स के जो मुख्य विचार हैं वो हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कार्नेगी के वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और लोगों पर एक अच्छा पॉजिटिव असर डालने में मदद करते हैं। ये बातें क्यों इतनी टिकाऊ साबित हुई हैं, इतने सालों बाद भी रेलेवेंट क्यों हैं? यही आज की हमारी कह सकते हैं खोज है। और ये दिलचस्प बात है, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक स्टडी बताती है कि टेक्निकल फील्ड्स में भी किसी की फाइनेंशियल सक्सेस में 85% हाथ आप मानेंगे लोगों से डील करने की कला का होता है। अच्छा, 85%? हाँ, जिसे हम पर्सनालिटी और लीडरशिप भी कह सकते हैं, और सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज का। अरे वाह! सोचिए, लोगों के साथ पेश आना शायद हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सही बात है। और कार्नेगी को भी यही लगा था। उन्हें महसूस हुआ कि भाई अच्छा बोलना सिखाने से भी ज्यादा जरूरी है लोगों को एक दूसरे के साथ रोजमर्रा की बातचीत में, बिजनेस में, सोशल लाइफ में घुलने मिलने की कला सिखाना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीखना। तो देखिए, कार्नेगी की सबसे पहली और बुनियादी बात यही है कि लोगों से व्यवहार करने की, डील करने की ये जो कला है, उसे सीखना कितना जरूरी है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि कामयाब होने के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और उनका जो पहला सिद्धांत है वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल है। वो क्या है? किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। लेकिन क्यों? मतलब आलोचना करने में क्या हर्ज है? अगर कोई गलत है तो उसे बताना तो मैं। हर्ज ये है कि तरीका अक्सर काम ही नहीं करता। अच्छा। हाँ, जैसे ही आप किसी की आलोचना करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उसकी गलती, वो क्या करता है? वो अपनी सफाई देने लगता है, खुद को सही ठहराने लगता है। हाँ, ये तो होता है। डिफेंसिव हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। उसकी गलती सुधारने के बजाय आप उसे एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं, और ये चीज सीधे सीधे उसके अहम को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती है और मन में कड़वाहट पैदा करती है, नाराजगी। हाँ, ये तो है। कोई अपनी गलती आसानी से मानना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं मानना चाहता। मशहूर साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। हाँ, तो उन्होंने दिखाया कि जिस जानवर को अच्छे काम के लिए इनाम मिलता है, वो सजा पाने वाले जानवर से कहीं तेजी से और बेहतर सीखता है। कार्नेगी तो बड़े अपराधियों के उदाहरण देते हैं, जैसे टूगन क्राउली या एल कैपोन। हाँ, मैंने किताब में पढ़ा। पकड़े जाने पर भी वो खुद को गुनाहगार नहीं मानते थे, किसी न किसी तरह अपने कामों को जस्टिफाई करते थे। सही में? हाँ, ये दिखाता है कि इंसान की फितरत है खुद को सही समझना, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। अरे बाप रे! यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन जैसे महान नेता, वो भी शुरू में आलोचना करते थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक नेता का ऐसा मजाक उड़ाया था कि बात लड़ाई ड्यूल तक पहुंच गई थी। हाँ, वो किस्सा मशहूर है। उस घटना ने उन्हें बड़ा सबक सिखाया और उसके बाद उन्होंने आलोचना करना लगभग बंद ही कर दिया। गृह युद्ध के दौरान भी जब उनके जनरल नाकाम हो रहे थे, तब भी वो पब्लिक में उनकी बुराई करने से बचते थे। सही। उनका मानना था किसी और को जज मत करो ताकि तुम्हें भी कोई जज ना करे। और इसके पीछे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यही है कि आलोचना सीधे हमारे मैं पर, हमारे ईगो पर हमला करती है। मेरा घर, मेरा काम, मेरी सोच। जैसे ही आप किसी के इस मेरे पर सवाल उठाते हैं, वो बचाव करेगा ही। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं या किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आलोचना सबसे बेअसर तरीका है।
पहला रूल यही है। ठीक है, तो आलोचना नहीं करनी, ये समझ आ गया। हाँ, फिर क्या करना है, मतलब अगर किसी को सुधारना है या बेहतर बनाना है तो? यही कार्नेगी का दूसरा सिद्धांत आता है ना। हाँ, बिल्कुल, दूसरा सिद्धांत है सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें। सच्ची और ईमानदारी से तारीफ। हाँ, लेकिन ये चापलूसी नहीं है। देखिए, जॉन ड्यूवी ने कहा था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण महसूस करना, फीलिंग इम्पोर्टेंट। और विलियम जेम्स ने इसे सराहना की प्यास कहा था, थर्स्ट फॉर एप्रिसिएशन। प्यास मतलब इतनी गहरी जरूरत? हाँ, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक प्यास है, एक गहरी जरूरत है। जब हम किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो हम उसकी इसी जरूरत को पूरा करते हैं। पर चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क कैसे करें? कई बार सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। फर्क साफ है, अगर आप ध्यान दें। चापलूसी झूठी होती है, अपने मतलब के लिए होती है, सेल्फिश होती है और अक्सर समझदार लोग उसे पकड़ लेते हैं। हाँ, सच्ची तारीफ दिल से निकलती है, वो खास होती है, स्पेसिफिक होती है और बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। चार्ल्स श्वाब, जो एंड्रू कार्नेगी के लिए काम करते थे और उस जमाने में $1 मिलियन सालाना कमाते थे, हाँ, उनका जिक्र है किताब में। वो इसका बढ़िया उदाहरण है। श्वाब कहते थे कि उनकी कामयाबी स्टील बनाने में उतनी नहीं थी जितनी लोगों से डील करने की कला में थी। अच्छा। वो कहते थे, मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो तारीफ मिलने पर और बेहतर काम न करे, बजाय आलोचना सुनने के। वो बुराई करने की बजाय हमेशा तारीफ का रास्ता चुनते थे। और ये बात सिर्फ काम पर ही नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती है। कार्नेगी बताते हैं कि कई बार रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह तारीफ की कमी होती है। बिल्कुल। हम अपनों को, अपने करीबियों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। स्टीवी वंडर की कहानी याद है? हाँ, बताइए। बचपन में उनकी टीचर ने उनकी सुनने की कमाल की क्षमता की तारीफ की थी, जो शायद पहली बार किसी ने खुलकर की होगी। स्टीवी वंडर कहते हैं कि वही तारीफ उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उसने उन्हें अपनी इस खूबी को, इस टैलेंट को निखारने के लिए प्रेरित किया। वाह, ये तो कमाल की बात है। एक छोटी सी तारीफ कितना कुछ बदल सकती है। बिल्कुल। तो पहला था आलोचना से बचना, दूसरा सच्ची तारीफ करना। और इसके बाद तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है सामने वाले के मन में किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जगाओ, एक ईगर वांट पैदा करो। तीव्र इच्छा जगाऊं मतलब हमेशा इस बारे में बात करो कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, ना कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा। लोगों को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का यही एकमात्र तरीका है। उनकी जरूरतें समझो और उन्हें बताओ कि वो जरूरत कैसे पूरी हो सकती है। अपनी चाहतों के बारे में बात मत करो, उनकी चाहतों के बारे में बात करो। अच्छा, यानी अपनी बात मनवाने के लिए भी उनकी जरूरत की बात करो। कोई उदाहरण है इसका? समझने में आसानी होगी। हाँ, कार्नेगी अपना ही उदाहरण देते हैं। एक बार एक होटल ने उनका किराया अचानक 3 गुना बढ़ा दिया। ओह, फिर? अब कार्नेगी मैनेजर से झगड़ने या अपनी परेशानी बताने के बजाय उसके पास गए और एक कागज पर फायदे और नुकसान लिखकर दिखाया। किसके फायदे नुकसान? होटल के। उन्होंने लिखा कि किराया बढ़ाने से होटल को क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने मैनेजर के नजरिए से बात की। अरे वाह। कहा कि मेरा किराया कम करो। उन्होंने मैनेजर के मन में कम किराया बढ़ाने की इच्छा जगाई, उसे ये दिखाया कि कम बढ़ाने में उसका भी फायदा है। कमाल का तरीका है तो। हेनरी फोर्ड ने भी कहा था, कामयाबी का राज इसी में है कि आप दूसरे के नजरिए को समझें और चीजों को उसके एंगल से भी देखें, साथ ही अपने एंगल से भी। तो ये 3 बुनियादी बातें हुई। आलोचना से बचो, सच्ची तारीफ करो और सामने वाले की जरूरत समझकर उसके नजरिए से बात करो। ये तो हुई नींव। हाँ, ये फंडामेंटल्स हैं। अब लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए या उन्हें पसंद कराने के लिए क्या करें? कार्नेगी इसके लिए 6 तरीके बताते हैं। पहला क्या है? पहला है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो, जेन्युइन इंटरेस्ट। सच्ची दिलचस्पी। ये बहुत गहरी बात है। कार्नेगी कहते हैं कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेके 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने 2 साल में ये कोशिश करके नहीं बना सकते कि लोग आप में दिलचस्पी लें। मतलब फोकस बाहर की तरफ हो, खुद पर नहीं। बिल्कुल। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने भी लिखा है कि जो इंसान अपने साथियों में, दूसरों में रुचि नहीं लेता, उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और वही दूसरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। हाँ। किताब में थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण दिया जाता है कि
वो अपने छोटे से छोटे कर्मचारी का नाम याद रखते थे हाँ और उनसे उनकी दिलचस्पी की बातें करते थे। हाँ इससे लोग उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। बिल्कुल। सच्ची दिलचस्पी दिखाना एक चुंबक की तरह काम करता है, लोग खिंचे चले आते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है मुस्कुराइए। हाँ, सिंपल पर बहुत पावरफुल। मुस्कुराना ये इतना जरूरी है। ना था कि अगर आप खुश नहीं हैं तो खुश होने का अभिनय कीजिए, एक्ट कीजिए, मुस्कुराइए, सीधे तनकर बैठिए और आप सच में बेहतर महसूस करने लगेंगे। एक्शन इमोशन को बदल सकता है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। किताब में एक स्टॉक ब्रोकर का उदाहरण है जिसने इसे आजमाया और पाया कि सिर्फ मुस्कुराने से उसके क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बेहतर हुए और उसकी आमदनी भी बढ़ गई। कमाल है। ठीक है, तो सच्ची दिलचस्पी और मुस्कान। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है नाम याद रखना। नाम याद रखना। कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण आवाज है, द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड। हाँ, ये तो है। अपने नाम सुनना अच्छा लगता है, लेकिन नाम याद रखना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब आप बहुत से लोगों से मिलते हो। मुश्किल है, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते, हम अक्सर ध्यान नहीं देते, नाम को ठीक से सुनते नहीं, उसे दोहराते नहीं, उसे याद रखने में एनर्जी नहीं लगाते। लेकिन सोचिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे बिजी इंसान भी अपने मैकेनिक तक का नाम याद रखते थे। एंड्रू कार्नेगी ने तो अपनी एक पूरी स्टील मिल का नाम अपने एक बड़े ग्राहक एडगर थॉमसन के नाम पर रख दिया था। अरे वाह। नाम याद रखना ये दिखाता है कि आप सामने वाले को अहमियत देते हैं। ये छोटा सा काम बहुत बड़ा असर डालता है। ठीक है, सच्ची दिलचस्पी, मुस्कान और नाम याद रखना। चौथा तरीका? चौथा तरीका है एक अच्छे श्रोता बने, बी अ गुड लिसनर। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा श्रोता बनना? ज्यादातर लोग एक अच्छा बोलने वाला बनने की कोशिश करते हैं, जबकि लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। जब कोई हमारी बात वाकई ध्यान से सुनता है तो वो इंसान हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। कार्नेगी ने एक पार्टी का किस्सा सुनाया है जहां वो एक मशहूर वनस्पति शास्त्री से घंटों बातें करते रहे। हाँ, वो बॉटनिस्ट वाला किस्सा। जबकि उन्हें पौधों के बारे में कुछ खास नहीं पता था, वो बस ध्यान से सुनते रहे और सही सवाल पूछते रहे, दिलचस्पी दिखाते रहे। और बाद में उस बॉटनिस्ट ने क्या कहा? बाद में उस वनस्पति शास्त्री ने मेजबान से कहा कि कार्नेगी दुनिया के सबसे दिलचस्प बात करने वाले इंसान है। मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट। कमाल है, सिर्फ सुनकर। हाँ। क्यों? क्योंकि कार्नेगी ने उन्हें वो दिया जो वो चाहते थे, एक अच्छा ध्यान से सुनने वाला श्रोता। उन्हें अपने पैशन के बारे में बात करने का मौका दिया। तो ये सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना है, एक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल, उनकी बात समझना है और ये शिकायतें सुलझाने में बहुत काम आता है। कई बार कोई गुस्से वाला इंसान सिर्फ इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि किसी ने उसकी पूरी बात ध्यान से और हमदर्दी से सुन ली। उसे लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात समझी। ठीक है। और पांचवा तरीका? पांचवा तरीका है सामने वाले की रुचि की बातों पर बात करना। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। ये कुछ वैसा ही है जैसा पहले कहा था कि उनकी जरूरत समझो। हाँ, उसी से जुड़ा है। थियोडोर रूजवेल्ट का फिर से उदाहरण लें। वो किसी से भी मिलने से पहले पता कर लेते थे कि उस व्यक्ति की दिलचस्पी किस चीज में है और फिर उसी बारे में बात करते थे। अच्छा। कार्नेगी कहते हैं कि किसी के दिल तक पहुंचने का ये शाही रास्ता है, द रॉयल रोड टू अ पर्सन्स हार्ट। वाह। और छठा तरीका लोगों को पसंद कराने का? छठा और शायद सबसे जरूरी, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ये ईमानदारी से करें। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। ये फिर से वही सराहना की प्यास वाली बात आ गई। हाँ, ये एक यूनिवर्सल नियम जैसा है। हमेशा दूसरे को खास महसूस कराएं। जॉर्ज ईस्टमैन, कोडैक के संस्थापक, सोचिए कितने व्यस्त रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। पर उन्होंने एक मामूली कारीगर के बनाए ऑफिस की तारीफ करने के लिए वक्त निकाला। बिल्कुल। वो जानते थे कि लोगों को इज्जत देना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना कितना जरूरी है। इसमें सच्ची प्रशंसा होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। तो ये 6 बातें हुई लोगों को पसंद कराने की। सच्ची दिलचस्पी, मुस्कान, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना, उनकी रुचि की बात करना और उन्हें ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर रोजमर्रा की जिंदगी में अमल करना शायद असली चुनौती है। बिल्कुल, ये लगातार अभ्यास की बात है। ये आदतें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले हिस्से पर। लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं, उन्हें कैसे जीतें।
खासकर जब विचारों में मतभेद हो, डिसएग्रीमेंट्स हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ कार्नेगी का पहला सिद्धांत थोड़ा चौंका सकता है। क्या है वो? पहला सिद्धांत है, बहस जीतने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। The only way to get the best of an argument is to avoid it. ये क्या बात ही? बहस से बचना मतलब हार मान लेना? नहीं, हार मानना नहीं। कार्नेगी कहते हैं कि बहस आप असल में कभी जीत ही नहीं सकते। क्यों? सोचिए, अगर आप बहस हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप बहस जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को गलत साबित कर दिया, शायद उसे नीचा दिखाया, उसकी शान को ठेस पहुंचाई, और वो मन ही मन आपसे नाराज रहेगा। हो सकता है वो ऊपर से मान जाए, पर दिल से आपकी बात कभी नहीं मानेगा। नतीजा, आपने बहस जीत ली, पर उस इंसान का गुडविल, उसका सम्मान खो दिया। बात तो सही है। लिंकन कहते थे, अगर रास्ते में कोई कुत्ता मिले तो उसे रास्ता दे देना बेहतर है, बजाय इसके कि आप उससे लड़ें और वो आपको काट खाए। बहस से अक्सर कड़वाहट ही मिलती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो अगर बहस नहीं करनी तो फिर मतभेद कैसे सुलझाएं? अगर कोई किसी बात पर अड़ा है जो गलत है। यही दूसरा सिद्धांत काम आता है। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। कभी सीधे सीधे ये ना कहें आप गलत हैं या तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग, ये कहना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी चुनौती है, जैसे आप उसके ज्ञान पर, उसकी समझ पर हमला कर रहे हों, और लोग तुरंत बचाव करेंगे या लड़ेंगे। तो क्या करें? नरमी से बात रखें। सुकरात कहते थे, मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये विनम्रता दिखाता है। बेन फ्रैंकलिन ने भी बहस करने की आदत छोड़ दी थी। हाँ, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। हाँ, और वो अपनी बात ऐसे रखते थे, मुझे लगता है, या मेरी समझ से तो ऐसा है, या क्या ऐसा हो सकता है कि इससे सामने वाला खुला महसूस करता है, उसे लगता है कि आप उसकी राय को भी जगह दे रहे हैं। यानी सीधे हमला करने के बजाय नरमी से सुझाव के तौर पर अपनी बात रखना। बिल्कुल। लेकिन अगर हमसे ही गलती हो गई हो, तो अगर हम ही गलत हो, काम है। हाँ, इसमें हिम्मत लगती है, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। जैसे ही आप अपनी गलती खुले दिल से मान लेते हैं, सामने वाला अक्सर नरम पड़ जाता है, उसका गुस्सा काफूर हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो आपको सजा देने के बजाय शायद आपको डिफेंड करने लगे। कार्नेगी ने खुद एक बार पार्क में पुलिस वाले के सामने फौरन अपनी गलती मान ली थी कि उन्होंने अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाया। हाँ, वो किस्सा है। नतीजा क्या हुआ? पुलिस वाले ने उन्हें डांटने के बजाय नरमी दिखाई और कहा कि बस आगे ध्यान रखना, अगर कार्नेगी बहस करते तो शायद चालान हो जाता। हाँ, अपनी गलती मानना वाकई मुश्किल काम है, पर नतीजा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, माहौल साफ हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस आ जाता है। और क्या तरीके हैं लोगों को अपनी सोच की तरफ लाने के? चौथा सिद्धांत है, हमेशा दोस्ताना अंदाज में शुरुआत करें। दोस्ताना अंदाज? लिंकन ने कहा था, शहद की एक बूंद 1 गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। गुस्सा, शिकायत या जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनती। जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण है। एक बार उनकी फैक्ट्री में भयानक हड़ताल हुई। वो सीधे मजदूरों से भिड़ने नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले कई हफ्तों तक उन हड़ताली मजदूरों के बीच जाके उनसे दोस्ती बनाई, उनकी बातें सुनी, उनके साथ वक्त बिताया, और फिर एक बहुत ही दोस्ताना, हमदर्दी भरा भाषण दिया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि मजदूर बिना कोई मांग पूरी हुए काम पर लौट आए, सिर्फ उनके दोस्ताना रवैये की वजह से। ये तो अविश्वसनीय है। दोस्ती और नरमी में बहुत ताकत होती है। ठीक है। और एक तरीका है हाँ हाँ करवाना। वो क्या है? मतलब किसी से बार बार हाँ बुलवाना। हाँ, ये 5वां सिद्धांत है। सामने वाले से शुरू में ही ऐसे सवाल पूछें या ऐसी बातें कहें जिनका जवाब सिर्फ हाँ में हो। Get the other person saying yes, yes immediately. अच्छा, इससे क्या होता है? इसे सुकराती विधि कहते हैं। जब कोई इंसान बार बार हाँ कहता है तो वो मानसिक और भावनात्मक रूप से एक सकारात्मक, एक स्वीकार करने वाले मूड में आ जाता है। ना कहने से एक नेगेटिव दीवार खड़ी हो जाती है। तो जब आप मुख्य मुद्दे पर आते हैं, तब तक वो हाँ कहने की लय में होता है और आपकी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, तो पहले पूछें, क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में उन्हें कोई परेशानी ना हो? हाँ। फिर पॉलिसी की बात करें। बिल्कुल, आप एक सकारात्मक दिशा बना रहे हैं। ठीक है। और छठा सिद्धांत? छठा सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बात करने दें। Let the other person do a great deal of the talking. ये सुनने वाले सिद्धांत जैसा है। हाँ, उससे जुड़ा है।
लोग अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपनी सफलताएं, अपने विचार सुनाना पसंद करते हैं। अक्सर वो चाहते हैं कि कोई बस सुन ले, तो उन्हें बोलने दें। आप ध्यान से सुने। कई बार सिर्फ सुनने से ही सामने वाला आपसे जुड़ जाता है और आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। एक सेल्स पर्सन का उदाहरण है जिसका गला खराब था। वो बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सुनता रहा और उसे बड़ा ऑर्डर मिल गया। कमाल है। क्योंकि क्लाइंट को लगा कि पहली बार कोई सेल्स वाला सिर्फ सुन रहा है। ठीक है। और सातवां सिद्धांत मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। दूसरे व्यक्ति को महसूस होने दें कि विचार उसी का है। Let the other person feel that the idea is his or hers. हाँ, ये बहुत सटलिटी वाला सिद्धांत है, क्योंकि लोग अपने खुद के खोजे हुए विचारों पर, अपने आइडियाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बजाय उन विचारों के जो उन्हें थाली में परोस कर दिए जाए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे सीधे बताने के बजाय उसे इशारों में सुझाव दें, सवाल पूछें, उसे सोचने दें और उसे ऐसा लगने दें कि यह बढ़िया आइडिया उसी के दिमाग में आया है। कर्नल हाउस, जो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के सलाहकार थे, वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो विल्सन तक महत्वपूर्ण विचार ऐसे पहुंचाते थे कि विल्सन को लगता था ये उन्हीं के मौलिक विचार हैं। यानी क्रेडिट लेने की होड़ में ना पड़े। बिल्कुल नहीं, मकसद काम होना चाहिए, क्रेडिट नहीं। ठीक है। आठवां सिद्धांत? आठवां सिद्धांत है ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। Try honestly to see things from the other person's point of view. उसके जूतों में पैर डालकर देखना जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। खुद से पूछे, अगर मैं उसकी जगह होती, उसके परिस्थितियों में होती, तो कैसा महसूस करती। ये सहानुभूति की शुरुआत है। ये समझने की कोशिश करना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है। सहानुभूति, इसी से जुड़ा 9वां सिद्धांत भी है शायद। हाँ, 9वां सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। Be sympathetic with the other person's ideas and desires. इसमें और नजरिए से देखने में क्या फर्क है? नजरिए से देखना समझने की कोशिश है, सहानुभूति उस समझ को व्यक्त करना, उसकी भावनाओं को महसूस करना और दिखाना। कार्नेगी तो यहाँ तक कहते हैं कि एक जादुई वाक्य है जो लगभग हर स्थिति में काम करता है। वो क्या है? वाक्य है, मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो निस्संदेह मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता। ओह, ये तो वाकई डिसआर्मिंग है, जैसा आपने कहा। हाँ, ये दिखाता है कि आप सामने वाले की भावनाओं को समझ रहे हैं, उन्हें वैलिड मान रहे हैं, भले ही आप उसकी बात से पूरी तरह सहमत ना हो। ज्यादातर लोग गुस्सा या जिद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात, उनकी फीलिंग समझ ही नहीं रहा। सहानुभूति इस दीवार को तोड़ सकती है। और इसके बाद नेक इरादों से अपील करना, अपने विचारों को नाटकीय रूप देना, चुनौती देना, ये भी कुछ सिद्धांत है। हाँ, ये भी तरीके हैं लोगों को जीतने के, जैसे अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा या शोमैनशिप का इस्तेमाल करना, या लोगों में बेस्ट लाने के लिए उन्हें एक हेल्दी चैलेंज देना। तो ये सब तरीके थे लोगों को अपनी सोच की तरफ लाने के, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के। अब आखिर में लीडरशिप पर आते हैं। बिना किसी को ठेस पहुंचाए या नाराज किए लोगों को कैसे बदलें? एक अच्छा लीडर कैसे बने? पहला सिद्धांत क्या है? लीडरशिप में पहला सिद्धांत है, हमेशा तारीफ और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। Begin with praise and honest appreciation. यानी गलती बताने से पहले कुछ अच्छा कहना। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे दाढ़ी बनाने से पहले साबुन लगाना। सीधे उस्तरा चलाएंगे तो घाव लग सकता है। पहले कुछ अच्छी बातें कहें जिससे सामने वाला रिसेप्टिव हो जाए, फिर धीरे से सुधार की गुंजाइश बताएं। और दूसरा सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है, लोगों की गलतियों पर सीधे उंगली उठाने के बजाय इशारे में बताएं। Call attention to people's mistakes indirectly. हाँ, सीधे कहने से खासकर संवेदनशील लोग बुरा मान सकते हैं या डिफेंसिव हो सकते हैं। इसका एक अच्छा तरीका है तारीफ के बाद लेकिन कहने के बजाय और का इस्तेमाल करना। अच्छा, कैसे? जैसे ये कहने के बजाय कि जॉनी तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया है लेकिन तुम्हारी स्पेलिंग बहुत खराब है, आप कह सकते हैं, जॉनी तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया है और अगर तुम अपनी स्पेलिंग पर थोड़ा और काम करो तो ये और भी शानदार हो जाएगा। वाह, लेकिन पिछली सारी तारीफ को जैसे काट देता है ना? हाँ, और उसे आगे बढ़ाता है, एक सुधार के अवसर की तरह पेश करता है। बहुत बढ़िया टिप है ये। तीसरा सिद्धांत मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। Talk about your own mistakes before criticizing the other person. हाँ, ये आलोचना की धार को बिल्कुल कुंद कर देता है। जब आप कहते हैं
देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं, शायद इससे भी बड़ी। तो सामने वाले के लिए आपकी सलाह सुनना बहुत आसान हो जाता है। उसे लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं और वो अकेला नहीं है इस गलती में। सही बात है। और चौथा, सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। हाँ, जैसे ये कहने के बजाय कि ये काम ऐसे करो, आप पूछ सकते हैं, इस काम को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, या क्या आपको लगता है कि ये तरीका काम करेगा, या हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे लोगों को लगता है कि वो फैसले में शामिल हैं, सिर्फ हुक्म नहीं मान रहे। ये उनकी क्रिएटिविटी को भी जगाता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें उस काम के प्रति ओनरशिप महसूस होती है। ओवेन डी यंग, जो जनरल इलेक्ट्रिक के बहुत सफल प्रमुख थे, वो कभी सीधे आदेश नहीं देते थे, हमेशा सवाल पूछते थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत लीडरशिप के लिए? हाँ, जैसे दूसरे व्यक्ति को इज्जत बचाने का मौका देना। अगर किसी से गलती हुई है तो उसे सबके सामने शर्मिंदा ना करें। ये बहुत जरूरी है। और छोटी से छोटी तरक्की की भी तारीफ करना। प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। ये स्किनर वाली बात है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। किसी को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा देना। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लिव अप टू। अगर आप किसी को ईमानदार मानेंगे तो वो कोशिश करेगा कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरे। और गलती को सुधारना आसान दिखाना, प्रोत्साहन देना, ये कहना कि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, बस थोड़ी सी कोशिश और आखिरी सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को वो काम करने में खुशी महसूस कराएं जो आप सुझाते हैं। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। वो कैसे? उस काम को उनके फायदे से जोड़कर या उसके महत्व को बताकर उन्हें ये महसूस कराएं कि ये काम करना उनके लिए भी अच्छा है या ये किसी बड़े मकसद के लिए जरूरी है। तो ये थे डेल कार्नेगी के कुछ मुख्य सिद्धांत रिश्तों को बनाने और निभाने के लिए। हाँ, आलोचना से बचना, सच्ची तारीफ करना, दूसरों का नजरिया समझना, बहस से बचना, सहानुभूति दिखाना, और लीडरशिप में भी नरमी, समझदारी और सम्मान का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स या तकनीकें नहीं है। जैसा कार्नेगी ने खुद कहा, ये वाकई जीवन जीने का एक नया तरीका बन सकते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। और कमाल की बात यह है कि लगभग 90 साल बाद भी ये सिद्धांत उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी कॉम्पिटिटिव दुनिया में इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है, चाहे ऑफिस हो, घर हो या समाज। ये सिद्धांत हमें शायद बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं, न कि सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में। हाँ, ये दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने में मदद करते हैं, और अंत में ये खुद को बेहतर बनाने के लिए भी है, खुद को समझने के लिए भी। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। विलियम जेम्स, जिनका जिक्र कार्नेगी ने किया है, उन्होंने कहा था कि हम इंसान अपनी दिमागी और शारीरिक शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम अपनी तय सीमाओं के अंदर ही जीते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम आदतन उपयोग करने में असफल रहते हैं। We have powers we habitually fail to use। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमने जिन इतने सारे सिद्धांतों की बात की, उनमें से कौन सा एक छोटा सा सिद्धांत है, सिर्फ एक, जिसे हम आज से ही, अभी से ही अपनी बातचीत में अपनाकर अपनी उस छुपी हुई शक्ति को, उस अप्रयुक्त क्षमता को थोड़ा सा जगा सकते हैं। कौन सा वो एक छोटा कदम हो सकता है जो हम अभी उठा सकते हैं अपने रिश्तों को, अपनी बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए? इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर इस विश्लेषण ने किसी को वास्तव में किताब उठाने से बचा लिया तो आपका स्वागत है। अगर इससे किसी को इसे खुद सुनने की इच्छा हुई तो और भी अच्छा। किसी भी तरह सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा पंक्ति टिप्पणियों में लिखें और उस क्लब में शामिल हों जहां हम शून्य पन्ने देते हैं। अगली गहरी चर्चा में मिलते हैं।